नमस्कार, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मशहूर लेखिका निशी पाल सूरी जी की लिखी कहानी। शुरू करने से पहले एक छोटी सी आग्रह है। किसी भी कहानी की आत्मा या फिर उसका सार कह लीजिए, कहानी के अंतिम भाग में ही होता है। इसलिए कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कृपया कहानी को पूरा सुनें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आज भी है सुन्न सेब। हर दिन की तरह उस दिन भी श्रीमती और श्री वर्मा सुबह की सैर को निकले थे। कुछ ही दूर गए होंगे कि वर्मा जी अचानक लड़खड़ा कर गिर गए और फिर उठ ही नहीं सके। श्रीमती वर्मा ने सहारा देकर उठाने की कोशिश की, पर असफल रही। उन्होंने मदद के लिए इधर उधर देखा और पुकारा तो आसपास के कई लोग जुट आए जो उन्हीं की तरह सैर को निकले थे। सबने मिलकर वर्मा जी को उठाया, लेकिन वर्मा जी स्वयं बैठ भी नहीं सक पा रहे थे। लगा कि स्थिति गंभीर है। जैसे जैसे उन्हें कार में अस्पताल पहुंचाया गया, रास्ते भर श्रीमती वर्मा रोती रही और ईश्वर से प्रार्थना करती रही। कुछ लोग जो उसी कार में थे उन्हें सांत्वना तो देते रहे, लेकिन सब समझ रहे थे कि मामला कुछ गंभीर है। जब तक ये लोग अस्पताल पहुंचते, तब तक कॉलोनी के कुछ अन्य स्त्री पुरुष भी 2 कारों में भरकर आ गए। प्रारंभिक जांच के बाद ही डॉक्टर ने बताया कि पक्षघात है। दायां भाग पूरी तरह से सुन्न हो गया है। वर्मा जी को आईसीयू में रखा गया और डॉक्टरों का दल उनके इलाज में जुट गया। यह सब देखकर श्रीमती वर्मा खुद ही जैसे सख्ते में आ गई। दिन भर कॉलोनी के लोग उनके पास बने रहे। कोई चाय नाश्ता ले आया तो किसी के घर से खाना आ गया। इस आत्मीयता ने उन्हें अभिभूत कर दिया। रिटायर होने के बाद अभी 2 वर्ष पहले ही तो वे इस कॉलोनी में आए थे। यद्यपि मकान और पहले से बन गया था, कुछ अपनी मिलनसार प्रकृति और कुछ यहाँ के निवासियों के खुले स्वभाव के कारण शीघ्र ही वे इस विशाल परिवार के विशेष सदस्य बन गए थे। तभी तो इस संकट की घड़ी में सब उनके साथ थे और लोग भी उनके स्वभाव और व्यवस्थित जीवन के बारे में बातें कर रहे थे। इस कॉलोनी में उच्च मध्यम वर्ग के कुछ व्यापारी तथा कई सरकारी और गैर सरकारी उच्चाधिकारी रिटायर होने के बाद आकर रहने लगे थे। सबको एक दूसरे की ज़रूरत थी। सब साथ ही हर त्योहार मनाते, क्लब में शाम का समय एक साथ ही बिताते। वर्मा दंपति भी शीघ्र ही सबके साथ घुल मिल गए थे। वर्मा जी के 3 बेटे हैं। बड़ा रवि दिल्ली में डॉक्टरी पढ़ रहा है। एमडी का उसका अंतिम चरण है। बहुत ही मेधावी, योग्य और महत्वाकांक्षी युवक। मंझला शशि दिल्ली की ही एक छोटी सी कंपनी में साधारण सी नौकरी करता है और साथ ही पत्राचार द्वारा एमबीए की तैयारी कर रहा है। बड़ा ही मेहनती और आज्ञाकारी बच्चा है। पापा पर अधिक बोझ डालना नहीं चाहता, इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए ही नौकरी भी कर रहा है। किसी के घर में एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा है। छोटा तारक मुंबई में हॉस्टल में रहकर बीकॉम कर रहा है। बहुत ही खिलंदड़े स्वभाव का मस्त मौला लड़का है यह। खेल कूद, नाटक, संगीत, हर काम में रुचि लेता है और कॉलेज के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। दोपहर तक जब श्रीमती वर्मा कुछ संभली तो उन्होंने सोचा कि बच्चों को खबर दे दें। शहर के दूसरे भाग में उनके एक रिश्ते के भाई रहते हैं।
सुनते ही भाई भाभी भागे भागे आ पहुँचे। श्रीमती वर्मा ने चैन की सांस ली और सुबह से जो लोग उनके लिए भाग दौड़ कर रहे थे उनसे सधन्यवाद घर जाने का अनुरोध किया। सबके जाने के बाद भैया ने कहा, दीदी मैं यहाँ रुकता हूँ, आप घर जाकर बच्चों से बात कर लीजिए, सुबह से परेशान हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। जाओ उमा, तुम दीदी को घर लेकर जाओ। घर पहुंचकर पहले तो वे नहाई, उमा ने चाय बनाई। चाय पीकर वे कुछ स्वस्थ हुई तो फ़ोन करने लगी। सबसे पहले रवि से बात की। रवि बेटे, तेरा पापा हॉस्पिटल में है। बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए उन्होंने कहा। क्या हुआ मम्मा, पापा को कुछ सीरियस तो नहीं है? बेटा, उनको पक्षघात हुआ है, आईसीयू में दाखिल किया है। ओह, एक लंबी सांस लेकर रवि ने कहा, अब क्या करेंगी मम्मा? बेटे तुम आ जाओ, मैं बहुत नर्वस और परेशान हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। मम्मा प्लीज़ अपने आप को संभालिए। आपने शशि को बताया? नहीं, अभी नहीं, सबसे पहले तुमसे ही बात कर रही हूँ। मम्मा आप प्लीज़ शशि से बात करिए, वह आ जाएगा। मेरा आना तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। मम्मा आप तो जानती हैं यह समय मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फाइनल के लिए बस कुछ ही महीने तो बचे हैं। लेकिन बेटे, शशि की भी तो नौकरी और पढ़ाई है ना। ओह मम्मा, ऐसी नौकरी तो वह कहीं भी कभी भी कर सकता है ना। और बात जहाँ तक पढ़ाई की है, वह तो घर पर रहकर भी हो सकती है। रवि के स्वर में समस्या को सुलझा लेने की सी निश्चिंतता थी। अच्छा देखती हूँ, बात करती हूँ उससे भी। और हाँ मम्मा, अभी तारक से कुछ मत कहिएगा, वह इंटर कॉलेज के कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है और वह वैसे भी हम सबसे छोटा है, आपकी क्या ही मदद कर पाएगा। ठीक कहते हो, अभी शशि से ही बात करके देखती हूँ। शशि को जब उसके मकान मालिक के घर पर फ़ोन किया तो संयोग से वह वहीं था। बहुत उदास स्वर में श्रीमती वर्मा ने पूछा, हेलो बेटे शशि, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ माँ, लेकिन आपने इस समय कैसे फ़ोन किया? सब ठीक तो है ना? सब ठीक ही तो नहीं है बेटा। फ़ोन पर ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। क्यों माँ, क्या हुआ? पापा कैसे हैं? शशि की चिंता उसके स्वर में फूट निकली। पापा ही तो ठीक नहीं है बेटे, अस्पताल में हैं, आईसीयू में। माँ आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं अब भी पहली गाड़ी पकड़ लेता हूँ। इतनी जल्दी बर्थ मिल सकेगा बेटे? मेरी चिंता ना करें माँ, मैं खड़े खड़े भी आ जाऊँगा। आप उधर अकेली हैं और मैं जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचना चाहता हूँ। लेकिन बेटे तुम्हारी नौकरी, पढ़ाई, माँ आपकी परेशानी और पापा की सेहत के आगे ये सब कुछ भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए, बस मैं तुरंत निकल रहा हूँ। और सचमुच अपनी कंपनी को फ़ोन करके और एक बैग में अपने कुछ कपड़े किसी तरह ठूंस कर शशि अगली रात तक घर पहुँच गया। बैग घर में छोड़कर मुंह हाथ धोकर वह सीधे माँ के पास अस्पताल पहुँचा। उसे देखते ही माँ उससे लिपट गई और रोने लगी। शशि भी रो पड़ा, लेकिन जल्दी ही संभल गया और पापा को देखने कमरे के अंदर पहुँचा। उनको देखकर उसका जी धक से रह गया। जिन पापा को हमेशा चुस्त, स्मार्ट और टिप टॉप देखा था, उनको इस हाल में देखकर उसका जी बैठ गया। वे बिस्तर पर निढाल से पड़े थे, शरीर का दायां भाग निर्जीव सा पड़ा था। चेहरे पर भी असर हुआ था, मुंह सीधा नहीं रह गया था। दाईं आंख भी बंद थी, लेकिन बेटे को देखकर कुछ आश्वस्त से हुए। बायां हाथ हिलाकर उसका स्वागत किया, मुस्कुराने की कोशिश की और अपनी अस्पष्ट सी आवाज़ में बहुत कोशिश करके धीरे से कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए बेटे। और उनकी आंखों से आंसू ढुलक पड़े। माँ बेटा कुछ देर के बाद घर गए। कुछ खाकर माँ तो घर ही पर रह गई
और शशि वापस अस्पताल आ गया। उसके बाद तो उसने न दिन देखा न रात, बस वह था और पिताजी की सेवा। लेकिन कुछ भी काम न आया। वर्मा जी की तबीयत दिनों दिन खराब ही होती चली गई। अब तो रवि और तारक को भी बुलाना जरूरी हो गया था। 10 दिनों के संघर्ष के बाद वर्मा जी ने इस संसार से विदा ली। श्रीमती वर्मा तो एकदम टूट गई। अब तक कई रिश्तेदार भी आ गए थे। बस चौथे दिन ही सब कुछ संपन्न हो गया। अपनी पढ़ाई और कॉलेज की दुहाई देकर रवि और तारक तो वापस चले गए। जाते जाते रवि ने शशि से कहा, शशि, तुमने घर आकर बहुत अच्छा किया। मम्मा अकेली थी। अब तुम वह नौकरी छोड़ दो। वैसी नौकरी तो तुम्हें यहाँ भी मिल सकती है और पढ़ाई तो तुम घर पर रहकर भी कर सकते हो। मैं जब आऊँगा तो तुम्हारा सामान लेता आऊँगा। शशि ने कुछ भी न कहा और माँ के साथ हरिद्वार जाने की तैयारी करता रहा। उसे बार बार याद आ रहा था वह वक्त जब पापा ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में धीरे धीरे रुक रुक कर कहा था, बेटा शशि, मैं तो अब जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ अब अकेली रह जाएगी। बेटा मुझे वचन दो कि जिंदगी भर उनका ख्याल रखोगे, कभी उसे अकेली नहीं छोड़ोगे। शशि ने वचन दे दिया और उसका निर्वाह भी वह कर रहा है। दोनों भाई चले गए थे और अब शेष जिम्मेदारी शशि की थी। हरिद्वार से लौटकर शशि ने माँ से कहे अनुसार अन्य कर्म भी किए। अब आगे सोचना था कि उसे क्या करना है। माँ ने पूछा, बेटा तुम कब वापस जाओगे? माँ, मुझे तो पापा आपकी देखभाल का जिम्मा दे गए हैं, इसलिए मैं तो अब कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर श्रीमती वर्मा का मन भर आया। उन्होंने भरे गले से पूछा, तो अब क्या करोगे बेटा? करना क्या है, यहीं कोई नौकरी ढूंढ लूँगा और अपनी पढ़ाई भी पूरी करूँगा। यही अच्छा है बेटा, कोई तो मेरे पास रहेगा। तुम्हारे दोनों भाई तो व्यस्त हैं, फिर उनके भविष्य का भी तो सवाल है। और मेरा भविष्य? शशि ने सोचा, लेकिन पापा को दिए वचन ने उसके सवाल को मन ही में दबा दिया। अगले दिन से ही उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इस छोटे शहर में उसे अधूरी पढ़ाई के साथ नौकरी कहाँ से मिलती। बल्कि नौकरी की तलाश में उसका काफ़ी वक्त बर्बाद होने लगा। MBA की पढ़ाई भी लगभग छूट सी गई। चलो अगले सेमेस्टर में देख लूँगा, सोचकर माँ से बात की और अपनी पहली नौकरी से जमा किए हुए पैसों से ही घर के गैराज में एक दुकान खोल ली। रोज़मर्रा के काम की चीज़ें, लोगों को भी सुविधा हो गई। जिंदगी फिर से अपनी डगर पर चल पड़ी। जब तारक को पता चला कि भाई ने दुकान खोल ली है तो वह हर महीने अधिक पैसों की मांग करने लगा। शशि के वहाँ होने से रवि ने तो जैसे एकदम पल्ला ही झाड़ लिया था। यहाँ तक कि अब फ़ोन आने भी कम हो गए। माँ जब भी फ़ोन करती तो पढ़ाई और व्यस्तता की ही बातें करता। शशि ने भी अपनी पढ़ाई शुरू कर ली थी, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो रवि ने एक धमाका कर दिया। उसने फ़ोन पर माँ को बताया कि उसने अपनी एक सहपाठिनी से विवाह कर लिया है और वे दोनों घर आ रहे हैं। सुनकर माँ को समझ नहीं आया कि वह खुश हो या दुखी। शशि से बात की तो उसे भी शौक तो लगा, पर माँ की भावनाओं का विचार कर कुछ बोला नहीं। माँ से ही पूछा कि वे क्या चाहती हैं। शशि की परीक्षा और उसकी आवश्यकताओं का ध्यान किए बिना ही वे बोली, अब जो होना था सो तो हो ही गया बेटा। सोचती हूँ कि सब रिश्तेदारों को भी खबर दे दूँ और एक पार्टी दे दूँ। जो भी हो, परिवार का पहला विवाह है। तारक भी छुट्टियों में आने वाला है।
बस शशि अपनी पढ़ाई, किताबें और परीक्षा भूलकर मेहमानों के स्वागत और पार्टी के इंतजाम में जुट गया। रवि अपनी पत्नी के साथ आ गया। सबसे पहले तो शशि की दुकान देखकर नाक भौं सिकोड़ी। यह क्या मम्मा, घर की सारी सुंदरता खराब कर दी आपने। पापा ने कितने ही शौक से यह घर बनवाया था। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तारक भी रात को आ पहुंचा। घर में एक बार फिर खुशी का माहौल बन गया। आते ही पार्टी के लिए नए कपड़ों की फरमाइश हो गई। अन्य मेहमान भी आ पहुँचे। श्रीमती वर्मा और शशि ने बहुत ही अच्छी पार्टी का इंतजाम किया था। वर्मा जी को सभी ने याद किया। सब कुछ हंसी खुशी बीत गया और घर में माँ और बच्चे ही रह गए। अगले दिन सब इकट्ठे बैठे तो रवि ने कहा, मम्मा मुझे कुछ रुपए चाहिए। किस लिए और कितने? मम्मा, मैंने प्रभा से वादा किया था कि उसे हनीमून के लिए मॉरिशस ले जाऊंगा। अब शायद वह तो संभव नहीं हो पाएगा, फिर भी कश्मीर या ऊटी तो ले जाना ही पड़ेगा ना। क्यों नहीं बेटा, जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ जाओ। यह मौका तो जीवन में एक ही बार आता है। पैसों की चिंता मत करो। रवि खुश होकर थैंक यू मम्मा कहकर माँ से लिपट गया। अगले ही दिन वे जाने की तैयारी करने लगे। उनके जाने के बाद तारक ने कहा, माँ मुझे कॉलेज के फुटबॉल टीम में चुन लिया गया है। गर्मी की छुट्टियों में कैंप के लिए जाना होगा। कुछ सामान खरीदना है और कैंप का खर्चा भी है। मुझे पैसे मिल जाएंगे ना माँ, प्लीज़? हाँ भाई, तुम्हें भी पैसे मिल जाएंगे। क्यों शशि? यह पूछना नहीं था बल्कि आदेश था कि वह बैंक से पैसे निकालकर दे दे। तारक भी 2 दिन के बाद चला गया। सब कुछ संभाल लेने के बाद जीवन फिर अपने ढंग से चलने लगा। एक दिन शशि ने माँ से कहा, माँ दुकान के लिए कुछ सामान लाना है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कई दिनों से दुकान पर ध्यान ही नहीं दे सका। और माँ अब और क्या शशि? इस बार तो मैं परीक्षा नहीं दे सका माँ। अब फिर से परीक्षा के लिए पढ़ना है तो सोचता हूँ कि दुकान में किसी को मदद के लिए रख लूँ। क्या बेटा, यह क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, मेरा बहुत समय नष्ट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि MBA पूरा करके अपना भविष्य बनाऊँ। यह दुकान तो मेरा लक्ष्य नहीं है। क्या बात करता है बेटा, अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और दुकान में पूरी तरह मन लगा। क्या कह रही हैं माँ आप? जब ज़रूरत थी तो मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और लगी लगाई नौकरी भी। अब मुझे भी तो अपना जीवन बनाना है। देखो बेटा, मेरी मानो तो इस पढ़ाई वढ़ाई में तो कुछ रखा नहीं है। ये सब चक्कर छोड़ो और अपनी दुकान संभालो। और हाँ, कोई लड़का वड़का रखने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी तो दुकान है, तुम अकेले ही काफ़ी हो। क्यों माँ, मैं पढ़ाई क्यों छोड़ दूँ? बेटा, अब तुम्हें कुछ कमाई करनी चाहिए। पहले ही बहुत पैसा खर्च हो चुके हैं। जब तुम्हारे पापा ने सारी जिम्मेदारी तुम पर डाली है तो उसे निभाओ। मैं कहाँ तक करूँ? और वे चुपचाप वहाँ से चली गई। शशि भौचक रह गया। उसे श्रीमद् भागवत का वह आख्यान याद आ गया जिसमें शून्यसेप नामक अभागे पुत्र की कथा है, जिसके निर्धन ब्राह्मण पिता ने घर की निर्धनता से जूझने के लिए उसे नरबलि के लिए बेच दिया था। बाकी परिवार की रक्षा के लिए एक पुत्र का बलिदान। शशि को लगा कि उसका नाम भी अगर शून्यसेप ही रखा जाता तो क्या गलत था। कहानी पूरी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।